हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी चैप्टर का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपको याद होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने है ना ऑक्साइड्स के नेचर की बात की थी और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी। इस लेक्चर में मेरे चार चीजें मुझे पढ़ानी है। एक, हाइड्राइड्स का नेचर और उनकी ट्रेंड, ऑक्सी एसिड्स का नेचर और उनका ट्रेंड, इसके बाद मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाऊंगा और डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चार चीजें इस लास्ट लेक्चर में है और यही इस चैप्टर के आखिरी चार टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर 9 लेक्चर 9 में सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सी एसिड्स की। ऑक्सी एसिड्स एंड their trend and trend of their nature in periodic table। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमें जो है इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पढ़कर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 4 ऑक्सी एसिड्स दिया जाए और पूछा जाए इनमें सबसे एसिडिक कौन सा है, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं अगर ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। ऑक्सी एसिड कहते किसको है? ठीक है, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सी एसिड? ऑक्सी एसिड का मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोजन होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तीनों चीज होना चाहिए। हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होगा, एक एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ कोर्स दैट शुड बी अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, एंड ना ऑक्सीजन होना चाहिए। इसको आप ऑक्सी एसिड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड कहते हैं। पहली चीज, ऑक्सी एसिड बनते कैसे हैं? ये तो पहला डेफिनेशन हो गया। ऑक्सी एसिड बनते कैसे हैं? तो अक्सर ऑक्सी एसिड्स तब बनते हैं जब हम एसिडिक ऑक्साइड्स को पानी में घोलते हैं। ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस एसिडिक ऑक्साइड्स को अगर आप एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर में घोलते हैं तो यू गेट ऑक्सी एसिड्स मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले सकता हूं। फॉर इंस्टेंस ना SO3 है, पानी में आप घोलेंगे तो आपको H2SO4 मिलेगा जो कि एक ऑक्सी एसिड है। ठीक है, या अगर आप N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को अगर आप पानी में घोलेंगे तो आपको HNO3 नाम का एसिड मिल जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा जो कि एक ऑक्सी एसिड है। आप देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर है और साथ में ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो इसको ऑक्सी एसिड कहा जाता है। अब ऑक्सी एसिड का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, है ना, इसको समझा जाए तो तीसरी बात यह हो जाएगी, अगर मैं थर्ड पॉइंट पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाता हूं, इधर से इधर मूव करता हूं, तो आपको पता है कि इधर जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। मैं सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा, और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है और उसका अगर ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे यहां पर ये जो एसिड है सल्फर इसका मेन सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम का ऑक्साइड ये है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल एटम है ये जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, है ना, उतना ज्यादा ये ऑक्साइड एसिडिक होगा, उतना तगड़ा ये एसिड होगा। ठीक है, तो मैं इसी बात को यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का बढ़ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का बढ़ना, और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। तो फिर जो ऑक्सी एसिड बनेगा उसको पानी में घोल के उस ऑक्सी एसिड की भी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, ऑक्सी एसिड की भी स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाएगी। यानी मुझे क्या समझ में आया कि इधर से इधर जाते वक्त ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। अगर मैं कहूं कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त अगर सारांश लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ इधर से इधर बढ़ती जाती, ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैंने रेड बॉक्स में डाल दिया।
इसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर से लिखूं H3BO3 एक बोरिक एसिड, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन आता है H2CO3 कार्बन, है ना, फिर नाइट्रोजन आता है HNO3, ठीक है, नाइट्रोजन आता है। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जा रहे हैं, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जैसे जैसे उधर जाते जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि इसमें बोरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक कार्बोनिक एसिड है, और कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहां पर एक ट्रेंड तो देख लिया कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त है ना, ऑक्सी एसिड्स को क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ को क्या होता है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि टॉप टू बॉटम में क्या फर्क पड़ता है। तो चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मैं मेटालिक कैरेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर में इंटरेस्टेड इसलिए हूं क्योंकि मुझे मालूम है जितना सेंट्रल एटम नॉन मेटालिक होगा उतना उसके एसिडिक होने के चांसेस होंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो एसिडिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और अगर एसिडिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ घट जाएगी तो एसिड ऑक्सी एसिड की भी स्ट्रेंथ जो है, ऑक्सी एसिड की भी स्ट्रेंथ घट जाएगी। यानी ना, अगर मुझसे कोई सारांश लिखने को कहे, इसकी समरी लिखने को कहे, तो मैं कहूंगा टॉप से बॉटम आते वक्त ऑक्सी एसिड का जो स्ट्रेंथ है, ऑक्सी एसिड का जो स्ट्रेंथ है, ऑक्सी एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो घटता जाता है, घटता चला जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, इट डिक्रीजेस। तो इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा, HClO4, HbRO4, HiO4, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स हैं। और इन ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ऊपर से नीचे आते वक्त, सेंटर एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। HClO4 विल बी मोर एसिडिक देन HbRO4 एंड HiO4। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, HNO3, H3PO4, H3ASO4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऊपर होता है, फिर उसके नीचे फास्फोरस, फिर उसके नीचे आर्सेनिक होता है। ऊपर से नीचे आते वक्त ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। तो यहां पे भी आप यही लिख सकते हैं कि ये घटती चली जाएगी। तो मैंने ऑक्सी एसिड्स का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पीरियोडिक टेबल में देख लिया। ठीक है, यहां पे मैं इस पॉइंट को अलग करूंगा, लेफ्ट से राइट जाते वक्त पीरियोडिक टेबल में देखा, टॉप से बॉटम आते वक्त भी मैंने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या वेरिएशन आता है। अब चौथी और आखिरी, पांचवी और आखिरी बात क्या हो जाएगी, फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे ऑक्सी एसिड्स मिलते हैं जिनमें है ना सेंट्रल एटम बदलता नहीं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है, तो क्या करें। तो आपको याद होगा लेक्चर नंबर 8 में मैंने कहीं ना कहीं इस चीज पे बात की थी कि जितना सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होता है उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर पांचवी बात, whenever central atom remains the same, atom remains same and only its oxidation number changes, then we can say acidic strength of oxy acid। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम के
ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आपको तब अच्छे से समझ में आएगी जब मैं कोई एग्जांपल लूं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लेता हूं HClO4, HClO3, HClO2, HClO, अगर कोई इन एसिड्स के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। सेंट्रल एटम चूंकि सेम है तो ना आप है ना लेफ्ट टू राइट वाला कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि ना ये लगा सकते हैं और ना टॉप टू बॉटम वाला कुछ लगा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है तो सिर्फ हम ये लगा सकते हैं कि उस ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का +7 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है। तो मैं जानता हूं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे है ना हमने देखा है कि है ना H3PO2, H3PO3, H3 है ना PO4, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहां पर भी आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो H3PO2 का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, फास्फोरस का यहाँ पे आ जाएगा +3 और यहाँ पे आ जाएगा +5। तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना बढ़ती चली जाएगी इस केस में। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। H2SO4, H2SO3 का भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे H2SO3 जो है और H2SO4 में कौन तगड़ा एसिड है आप बता सकते हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देखकर। ऑक्सी एसिड्स है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो ऑफ कोर्स जो +6 वाला होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक टॉपिक यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया। मैंने बताया था हमें 4 टॉपिक मेरे एजेंडे में है। एक ऑक्सी एसिड्स को जानना और उनका ट्रेंड जानना, दूसरा हाइड्राइड्स को जानना और उनका ट्रेंड जानना, तीसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट और चौथा डायगोनल रिलेशनशिप। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम लोग हाइड्राइड्स के नेचर के बारे में जानेंगे और उनके ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे। सेकेंड चीज हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्राइड्स के बारे में जानते हैं और इनके ट्रेंड के बारे में जानते हैं, कैसा इनका बिहेवियर बदलता है पीरियोडिक टेबल में। हाइड्राइड्स 3 तरह के होते हैं। एक आयनिक हाइड्राइड्स, दूसरा कोवेलेंट हाइड्राइड्स और तीसरा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो बहुत डिफरेंस, छोटा डिफरेंस है। ठीक है, हाइड्राइड तो वही रहेगा, है ना, कोई भी चीज जो इस तरह की हो AH उसको हम हाइड्राइड कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से जुड़े लोगों को हाइड्राइड कह सकते हैं। अब आयनिक हाइड्राइड्स उसे कहते हैं जहां पर है ना S ब्लॉक का मेटल हो और S ब्लॉक का कोई हो और साथ में हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड्स आर दोज हाइड्राइड्स in which hydrogen is attached to alkali or alkaline earth metal। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaH हो गया या है ना LiH हो गया या CaH2 हो गया। तो ऐसे ऐसे हाइड्राइड्स को हम लोग जो है ना आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन से जुड़ने वाला एलिमेंट जो है वो P ब्लॉक से आता हो। ठीक है, तो ये दे आर दोज हाइड्राइड्स in which hydrogen is attached to that to an element hydrogen is attached to a element which belongs to P block। ठीक है ना, P ब्लॉक, जैसे फॉर इंस्टेंस है ना मीथेन हो गया या है ना ALH3 हो गया। ठीक है, मीथेन हो गया, ALH3 हो गया या NH3 हो गया या H2O हो गया एटसेट्रा। ये वो हाइड्राइड्स हैं जो कोवलेंट हाइड्राइड्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स के रूप में जाने जाते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स किसे कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स उसे कहते हैं जिसमें है ना हाइड्रोजन जो है वो D ब्लॉक के किसी मेटल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू a metal from D block। हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अ मेटल
फ्रॉम डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इज अटैच टू मेटल फ्रॉम डी ब्लॉक, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, CuH, जैसे CuH हो गया, CuH इज एन एग्जांपल, है ना, जहां पे डी ब्लॉक का एक एलिमेंट जो है ना, वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बिकॉज इन पीरियोडिक टेबल चैप्टर नो वी हैव टॉक्ड अबाउट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड देयर ट्रेंड। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और उनके ट्रेंड के लिए भी बात की है, इसलिए हम लोग आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आइए अब आयनिक हाइड्राइड के थोड़ी सी स्टडी करते हैं डिटेल में और पता लगाते हैं कि आयनिक हाइड्राइड्स कैसे का नेचर कैसा होता है और ये कैसे पीरियोडिक टेबल में इनका नेचर का ट्रेंड चेंज होता है या बदलता है। तो अगली चीज क्या, ionic hydrides. I'm going to talk about this topic, ionic hydrides, ठीक है। ionic hydrides क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं? ionic hydrides जो होते हैं, जैसे NaH हो गया, अक्सर इसमें ये अगला जो एटम होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से अक्सर, सॉरी, ये जो अगला एटम होता है वो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन इस चक्कर में करता क्या है, जैसे ही ये डिसोसिएट होते हैं, हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो आयनिक हाइड्राइड जब भी, है ना, इनका बॉन्ड डिसोसिएट होगा, विल गेट हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, हाइड्राइड की खास बात क्या होती है, हाइड्राइड इज, पहली चीज मैंने बताया भी है पहले भी, हाइड्राइड इज वेरी बिग आयन, ठीक है। हाइड्राइड बहुत बड़ा होता है, ये बात मैंने किसी ना किसी लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के बताई है, जहां हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे थे, शायद उस लेक्चर में मैंने ये बात वहां भी बताई है। इसका साइज लगभग फर्स्ट पीरियड का होने के बावजूद लगभग जो है थर्ड पीरियड के क्लोराइड आयन जैसा के बराबर होता है। इसकी वजह है ना, हाइड्राइड आयन एकमात्र ऐसा आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दुगने होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दुगने हो जाए, मान लीजिए फ्लोरीन एटम में अगर ऐसा हो जाए, तो फ्लोरीन एटम में अगर 9 प्रोटॉन होंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वो भी इसी तरह बिहेव करेगा, है ना। तो प्रोटॉन कम होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बहुत कमजोर होगी, तो एटम जो है का साइज क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, एक बात। और जितना बड़ा है, ठीक है, N/P रेशियो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो हाई होने से ये अनस्टेबल भी हो जाता है, दिस इज अनस्टेबल, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अच्छे से संभाल नहीं पाता। तो ऐसे लोग करते क्या है, हाइड्राइड की क्या टेंडेंसी होती है, हाइड्राइड की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले। कैसे, है ना, 2 हाइड्राइड एटम मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। इस काम में हाइड्राइड ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, अब 0 है ना। हाइड्राइड ने अपने आप को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर लिया। और अगर कोई चीज अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेती है तो ये किसी के साथ रिएक्शन में उसको क्या करेगी, रिड्यूस कर लेगी। यानी इनका बिहेवियर कैसा होता है हाइड्राइड्स का, हाइड्राइड्स बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड्स मैंने अभी सीखा, आयनिक हाइड्राइड्स बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि खुद को तुरंत बात पे ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो अब इनका यही रिड्यूसिंग बिहेवियर ही मुझे पीरियोडिक टेबल में चेक करना है कि ये इनका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है पीरियोडिक टेबल में, रिड्यूसिंग नेचर कैसा होता है। तो क्या ट्रेंड हो जाएगा, आइए देखते हैं। ट्रेंड ऑफ reducing nature of hydrides in periodic table में reducing nature का क्या फर्क, क्या ट्रेंड है। तो आपको पता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हैं, दो ही बात हो सकती है, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो होगा क्या, मेटालिक कैरेक्टर घटता जाएगा, आपको मालूम है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा,
तो Z इफेक्टिव जब बढ़ता, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, Z इफेक्टिव बढ़ता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो घटता चला जाएगा, और जितना मेटालिक कैरेक्टर घटता जाएगा उतना ही आयनिक हाइड्राइड होने की संभावना भी घटती जाएगी। ठीक है ना? तो आयनिक हाइड्राइड का जो कैरेक्टर है वो घटता जाएगा, यानी रिड्यूसिंग जो नेचर है वो घटता चला जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। मैं फिर समझाता हूं। आप एक कोई हाइड्राइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है? जब उससे जुड़ा मेटल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, उससे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर हो। जैसे जैसे ये मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे आयनिक हाइड्राइड का कैरेक्टर चेंज होकर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? वो कोवलेंट हाइड्राइड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कोवलेंट हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड के बिहेवियर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा जब मैं कोवलेंट हाइड्राइड के बारे में बताऊंगा। तो आयनिक हाइड्राइड्स में जितना ये ज्यादा मेटालिक होगा उतना H माइनस के रूप में H के माइनस के रूप में निकलने की संभावना होगी, क्योंकि जितना ज्यादा मेटालिक होगा उतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देने की टेंडेंसी रखेगा, और जितनी आसानी से ये हाइड्राइड बनेगा उतना ही आसानी से ये हाइड्रोजन बनकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना ही अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तब होगा जितना ज्यादा इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि इधर से इधर जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर घटता जा रहा है, इसलिए आयनिक हाइड्राइड का कैरेक्टर घटता जाएगा, यानी उसका जो बिहेवियर है, क्या उसका रिड्यूसिंग नेचर जो है वो घटता चला जाएगा। तो अगर मुझसे कोई पूछता है, कि कोई कि है ना कौन NaH और MgH2 में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं कि इधर से इधर जाते वक्त रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है, रिड्यूसिंग नेचर जो है वो घटता जाता है, यानी NaH का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा किससे? मैग्नीशियम हाइड्राइड से। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बात क्या, ये तो बात हो गई। दूसरी बात क्या? दूसरी बात, अगर आप टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं, अगर टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो क्या होगा? अगर टॉप से हम बॉटम की ओर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो है ना आयनिक हाइड्राइड का कैरेक्टर भी बढ़ेगा। आयनिक हाइड्राइड का कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका रिड्यूसिंग नेचर की भी है ना, नेचर में भी क्या होगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर कोई मुझसे पूछता है ना, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया है ना रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स पे, ऐसे लेफ्ट टू राइट आते वक्त, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मुझसे कोई पूछता है कि है ना LiH, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड में है ना को आप रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर अरेंज करिए, कौन सा सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैं कहूंगा ऊपर से नीचे आते वक्त रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि LiH से ज्यादा NaH अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, NaH से ज्यादा KH है, KH से ज्यादा RBH है, और फिर सबसे अच्छा क्या है? CSH हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का ये कैरेक्टर हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था। आयनिक हाइड्राइड के केस में हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये H+ जो है, H जो है यहाँ प्लस के रूप में ना निकल के माइनस के रूप में निकलता है। इसका हम लोगों ने ट्रेंड देख लिया, ऐसे इसका नेचर, रिड्यूसिंग नेचर घटता है और ऐसे बढ़ता है। एक चीज हो गई, आयनिक हाइड्राइड के बारे में पढ़ लिया। आइए अब कोवलेंट हाइड्राइड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बारे में मुझे नहीं जानना, ठीक है, वो अभी हमारे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस है। तो कोवलेंट हाइड्राइड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स जो होते हैं वो नॉन मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं जनरली, या पी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल्स के हाइड्राइड होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन हाइड्राइड्स के कोवलेंट हाइड्राइड्स के फॉर इंस्टेंस HCl ले लीजिए, कोवलेंट हाइड्राइड है, ये क्लोरीन पी ब्लॉक का मेंबर है, तो HCl एक कोवलेंट हाइड्राइड है। तो आप जानते हैं कि इसके ऐसे Cl- और H+ के रूप में टूट जाने की संभावना रहती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि है ना यहां पर
क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि पिछले केस में आयनिक के केस में है ना सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि कोवलेंट हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, तो HCl है ये टूटता है H+ और Cl- में। यहां के कोवलेंट हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड में बेसिक फर्क क्या है? आयनिक हाइड्राइड में H- के रूप में प्रोड्यूस होता है और यहां पर H क्या प्लस के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर H कहीं भी प्लस के रूप में प्रोड्यूस होता है तो उसका कैरेक्टर एसिडिक हो जाता है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी क्या, एक और बात सीखी मैं जो यहां पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि आयनिक हाइड्राइड्स जो है आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि ये रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। जबकि जबकि अगर कोवलेंट हाइड्राइड्स की तुम बात करो या आप बात करिए, कोवलेंट हाइड्राइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करेंगे, एसिडिक होने की इनकी टेंडेंसी होगी। ठीक है, तो आइए इनका ट्रेंड जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोवलेंट हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, है ना, क्या वेरिएशन है। तो नेक्स्ट चीज है ट्रेंड। ट्रेंड बहुत ही सिंपल है और वही चीज बार बार रिपीट हो रही है क्या, कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो फिर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जिससे है ना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी, देखिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर भी ग्रो करेगा इन हाइड्राइड्स का। तो बड़ी ही आसानी से मैंने ये तय कर लिया कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ इन कोवलेंट हाइड्राइड्स की बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्राइड लेता हूं मीथेन, है ना, अमोनिया, वाटर और HF, तो मुझे मालूम है कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करिए तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे आ जाती है। आप देखते हैं कि HF जो है वो हाईली एसिडिक है, ठीक ठाक वीक एसिड है, H2O न्यूट्रल है और अमोनिया बेसिक होता है और मीथेन बिल्कुल भी, है ना। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस हो जाता है। इधर से इधर आते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ना चाहिए था और बढ़ता भी है। ये न्यूट्रल होता है और ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है। तो कहीं ना कहीं आप बेसिक से न्यूट्रल होते हुए एसिडिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड भी एकदम साफ साफ यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो बेसिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल एक और एग्जांपल बन सकता है SiH4 जो है, PH3, H2S और HCl। आप देख सकते हैं यहां पे भी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है चीजों की वो इधर की तरफ, है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में ऐसे आते हुए पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे आते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है हाइड्राइड्स की, कोवलेंट हाइड्राइड्स की, तो इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। आप जानते भी हैं कि, है ना, जो HCl है वो एसिडिक ही होता है। ठीक है, जबकि H2S भी एसिडिक होता है और बाकी लोग जो है लेसर एसिडिक होते जाते हैं। ठीक है, HCl बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड होता है, वीकली एसिडिक है, जबकि ये स्ट्रांगली एसिडिक है। ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक है। तो ट्रेंड मुझे साफ दिखाई पड़ गया कि इधर से लेफ्ट से राइट आते वक्त, है ना, हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। अगर आप टॉप से बॉटम का अप्रोच देखेंगे क्या होता है, ठीक है, टॉप से बॉटम का अप्रोच क्या होता है, तो हमने कई बार इस पे बातचीत की है। जैसे फॉर इंस्टेंस H तो वही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, है ना, जो भी एटम है वो बड़ा होता जाएगा, A, फिर मान लीजिए B और बड़ा हो जाएगा, C और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ जाने से ये जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। ये छोटा बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड, ये बड़ा बॉन्ड। ठीक है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ
जो है वो बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने से बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी अगर कम हो जाएगी, जैसे इसकी अगर बॉन्ड एनर्जी कम हो गई तो बड़ी आसानी से, है ना, इट विल डिसोसिएट इजीली, है ना, विल इजीली डिसोसिएट, विल इजीली डिसोसिएट। और अगर कोई चीज इजीली डिसोसिएट कर रही है, अगर इजीली डिसोसिएट कर जाती है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो सारांश में मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट आते वक्त भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है हाइड्राइड्स की, कोवलेंट हाइड्राइड्स की टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आते वक्त भी, है ना, मैं देख रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, यहां पे भी बढ़ती है, और टॉप से बॉटम आते वक्त भी कोवलेंट हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करिए HF की, HCl की, HBr की, HI की, तो आपको मालूम होगा कि, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ में ये वीक एसिड है, दिस इज वीक एसिड, और ये सारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। तो मैं यहां पे साफ देख सकता हूं कि जो ट्रेंड है वो वैसा ही है जैसा एक्सपेक्टेड था, कि ऊपर से नीचे आते वक्त फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर एसोसिएटेड है तो इस कोवलेंट हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ऑन द सेम लाइन इसी तरह अमोनिया और फास्फोरस भी हो जाता है। अगर आप NH3 ले लेते हैं या PH3 ले लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हाइड्राइड से एंटीमनी हाइड्राइड ले लेते हैं, तो फिर वही बात आ जाएगी कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आज इस लेक्चर में मैंने कहा कि मेरे 4 एजेंडा है। एक हाइड्राइड्स को समझना, एक ऑक्सी एसिड्स को समझना, ये 2 काम हो चुका है। आइए अब लास्ट 2 टॉपिक्स पे बात करते हैं, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट और एक डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? आमतौर पे देखा गया, जैसे कि आप लीजिए, लिथियम ले लीजिए ना, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आमतौर पे देखा गया क्या कि यहाँ पे, और कार्बन, सिलिकॉन। आपको पता है कि जैसे ही आप इधर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। तो आमतौर पे देखा गया है कि, है ना, इन दोनों लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। यही हाथ रेडियस का भी है, रेडियस घटता है इधर जाने पे, ठीक है, और नीचे आने पे रेडियस जो है नंबर ऑफ शेल ऐड होने से बढ़ता है। तो अमूमन ये इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियस ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाते हैं। और ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक आपका साइज और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी तय करते हैं, ठीक है। तो क्या देखा गया, मैं इसका एग्जांपल, मैं इसके डेटा भी जानता हूं। लिथियम एटम का जो साइज होता है 1.23 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो लिथियम आयन का साइज जो है वो 0.60 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। यही हाल मैग्नीशियम का कीजिए, मैग्नीशियम में का 1.36 एंगस्ट्रॉम रेडियस होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने पे मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन साइज जो है वो 0.64 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लिथियम का और मैग्नीशियम का साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, ये तो तय हो गया। ये बात तो मैंने देख ली कि साइजिंग का लगभग एक जैसा है। दूसरी बात क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए अगर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की होती है ना 1, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की होती है 1.2। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम इज ऑल्सो, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मैग्नीशियम। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक साइज और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर 2 लोगों के साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम हो जाती है
तो आप लगभग कह सकते हैं कि इन दोनों की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करने लगेंगी। तो ऐसा ही होता है, लिथियम की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करने लगती है। ऐसे ही बेरिलियम की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करने लगती है ऑन द सेम लाइंस। ऐसे ही बोरॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मैच करने लगती है उसी तर्ज पर। तो क्या समझ में आता है इस स्पेशल रिलेशनशिप को, जिसमें एक पीरियड का जो एक पीरियड का जो एटम है ना, वो दूसरे एक ग्रुप का जो एटम है वो दूसरे ग्रुप के जस्ट डायगोनली ऑपोजिट वाले एटम से प्रॉपर्टी में काफी मैच करता है। इसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है, या बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करिए तो आप जान के दंग रह जाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेरिलियम की होती है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम की होती है वो दोनों बराबर होती है, 1.5 के पास होती है। ठीक है, तो मैंने देखा इनके, और इनके साइज भी ऑफ कोर्स सेम होते हैं। तो इस तरह के जो डायगोनल रूप से जो ऑपोजिट ग्रुप के डायगोनली जो बगल वाले ग्रुप के लोगों से आपकी प्रॉपर्टी मैच करती है ना, इसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप कई लोगों में होता है, लिथियम मैग्नीशियम में होता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में होता है, बोरॉन और सिलिकॉन में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इन रिलेशनशिप में सबको तो एक साथ स्टडी करना मुश्किल है, किसी एक एग्जांपल को लेकर हम लोग बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम की स्टडी करते हैं। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। diagonal relationship between beryllium and magnesium, सॉरी लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में है ना एक डायगोनल रिलेशनशिप है जिसमें लिथियम बहुत ज्यादा इससे मैच करता है और अब कई मायनों में मैग्नीशियम से ज्यादा मैच करता है और अपने ग्रुप के एटम्स से कम मैच करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें हैं जिसमें ऐसा दिखाई पड़ता है? फर्स्ट पॉइंट, आमतौर पे अल्कली मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, दे डोंट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल करते हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, आप अगर ऐसे लिखेंगे Na प्लस नाइट्रोजन, देयर विल बी नो रिएक्शन, पर मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन यू विल फाइंड मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 रिएक्ट करेगा। ठीक है, या कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन विल फॉर्म अ कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2। और लिथियम जो है अपने ग्रुप के लोगों की तरह, अनलाइक सोडियम, ये भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा और क्या बनाएगा? लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी मैंने देख ली डायगोनल रिलेशनशिप की कि लिथियम अनलाइक अल्कली मेटल्स एंड लाइक मैग्नीशियम है ना, इट आल्सो हैज गॉट टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो ये एक डायगोनल रिलेशनशिप है, एक डायगोनल प्रॉपर्टी है जो कि लिथियम की मैच करती है मैग्नीशियम से। दूसरी चीज क्या, आमतौर पे ये देखा गया सेकंड प्रॉपर्टी, मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि लिथियम कई मायनों में अपने ग्रुप के लोगों से ना मैच करके मैग्नीशियम से मैच करता है। अगली चीज क्या, जितने भी अल्कली मेटल्स के है ना कार्बोनेट होते हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट होते हैं, फॉस्फेट होते हैं और फ्लोराइड होते हैं, है ना, कार्बोनेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो फॉस्फेट होते हैं या कार्बोनेट होते हैं या फॉस्फेट होते हैं या फ्लोराइड होते हैं, वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर या
Sodium phosphate is soluble in water. They are soluble in water. In water. और आप जानते ही हैं कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, इवन कैल्शियम फॉस्फेट इज, है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर. और लिथियम जो है भले ही अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली, अल्कली मेटल के फैमिली का है, पर अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली की तरह या मोस्ट प्रोबेबली मैग्नीशियम की तरह लिथियम कार्बोनेट भी, है ना, का भी जो लिथियम कार्बोनेट है या लिथियम कार्बोनेट हो या लिथियम फॉस्फेट हो या लिथियम क्या हो, फ्लोराइड हो, ये भी पानी में इनसॉल्युबल होता है. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर लाइक मैग्नीशियम. ठीक है, लाइक मैग्नीशियम. तो मैंने अभी तक डायगोनल रिलेशनशिप में दो प्रॉपर्टीज में देख चुका हूं, है ना, किसकी, है ना, लिथियम की और मैग्नीशियम की, जो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है. ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है. और भी कई प्रॉपर्टीज है जो मैच करती हैं. आइए उनको भी एक एक करके देखते हैं. तो पॉइंट नंबर 3 जो डायगोनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बेरिलियम और मैग्नीशियम में, वो ये है कि जितने भी अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, तीसरी बात, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं ऑन हीटिंग डोंट डिसोसिएट. फॉर एग्जांपल, है ना, Na2CO3 को आप हीट करिए, डिसोसिएट नहीं करेगा. ठीक है, या K2CO3 को हीट करिए, डिसोसिएट नहीं करेंगे. ये, है ना, टूटने से पहले मेल्ट कर जाते हैं. ठीक है, लेकिन टूटते नहीं है, डिसोसिएट नहीं करते. लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, वो हीट करने पे डिसोसिएट करते हैं. कार्बोनेट्स जो है वो हीट करने पे, है ना, दे डिसोसिएट. मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं आपको. डिसोसिएट कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप, है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा. या, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है. लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, है ना, अल्कली मेटल का ही एक सदस्य है लिथियम कार्बोनेट, जो कि अपने परिवार के, अपनी फैमिली के लोगों की तरह, है ना, बिहेव नहीं करता और बिल्कुल मैग्नीशियम की तरह बिहेव करता है. और हीट करने पर ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर जाता है. ठीक है, तो ये एक तीसरी प्रॉपर्टी मैंने अभी देखी जो लिथियम की मैच करती है, किससे, मैग्नीशियम से मैच करने लगती है. अगली चीज क्या, अगली प्रॉपर्टी क्या है, चौथी बात. अगर आप अल्कली मेटल्स को देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, तो आप पाएंगे कि ये सारे मेटल्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं. ठीक है ना, आप पोटेशियम को या सोडियम को चाकू से भी काट सकते हैं और ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हाथ में रखने से ही गल जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना. रुबीडियम और सीजियम जो है लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं. तो लिथियम जो है, और अगर आप इसी के उलट इन लोगों की बात करिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ऑल ऑफ देम आर हार्ड मेटल्स. ठीक है, ये हार्ड मेटल्स होते हैं. लेकिन लिथियम, अनलाइक इट्स ग्रुप मेंबर्स एंड लाइक मैग्नीशियम, इज ऑल्सो फाउंड टू बी हार्ड इन नेचर. ठीक है, ये हार्ड मेटल है. तो यहां पर भी इसकी प्रॉपर्टी बहुत हद तक किससे मैच करती है, मैग्नीशियम से मैच करती हुई दिखाई पड़ती है. इसी तर्ज पर अगर आप इनके हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में भी अगर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस, है ना, मैं ले लूं अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अगर मैं इन हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं, आप पाओगे कि ये सारे हाइड्रोक्साइड्स जो है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. ठीक है, इनको स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में गिना जाता है. ये दोनों बेस होते हैं, दे आर वीक बेसिस. हाँ, और ये अलग बात है कि ये लोग भी
स्ट्रॉन्ग बेसिस में गिने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस में गिने जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है अनलाइक इट्स फैमिली मेंबर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एंड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज वीक इन नेचर। ठीक है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है और यहां भी इसकी प्रॉपर्टी बहुत हद तक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैच करती है। तो यहां पे हम लोगों ने लगभग 5 प्रॉपर्टीज देख ली जो जो लिथियम की मैग्नीशियम से मैच करती है। एक और प्रॉपर्टी है जिसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 6 कह देते हैं इसे, है ना, पॉइंट नंबर 6, जिसमें लिथियम की प्रॉपर्टी बहुत हद तक लिथियम की प्रॉपर्टी बहुत हद तक मैग्नीशियम से मैच करती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सिक्स्थ पॉइंट अल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं उनको अगर आप हीट करिएगा तो वो, है ना, मेटल नाइट्राइड्स में चेंज करते हैं हीट करने पे, और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं कि NaNO3 ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू NaNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, या आप KNO3 को भी आप हीट करेंगे तो मिलेगा आपको KNO2 प्लस हाफ O2, ऐसे चेंज कर जाएगा। लेकिन अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हीट करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हीट करेंगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा और साथ में NO2 गैस मिलेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर्ड गैस होती है और पैरामैग्नेटिक होती है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करता हूं तो ऐसा ही होगा, किसमें चेंज कर जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। ऑन द सेम लाइंस इफ आई हीट कैल्शियम नाइट्रेट माय डियर फ्रेंड्स, तो आई विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ट्वाइस NO2 which is brown color gas and half oxygen। लेकिन लिथियम नाइट्रेट अपने ग्रुप के लोगों से विपरीत अलग और मैग्नीशियम की तरह ही हीट करने पर ऑक्साइड में और NO2 और हाफ ऑक्सीजन गैस में चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर भी एकदम साफ समझ में आ रहा है कि लिथियम जो है उसकी प्रॉपर्टी बहुत हद तक मैग्नीशियम से मैच करती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का बगल वाले ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती है। इस फेनोमेना को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज, जो कि 2 डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, काफी हद तक मैच करती हैं। ठीक है, और यहां पे मैंने एक डायगोनल रिलेशनशिप जो कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में था उसको मैंने अपनी तरफ से सब कोई चीजें प्रूफ प्रोवाइड किया जिससे लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टीज मैच करती है। ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम का हो सकता है, ऐसे ही बोरॉन और, है ना, सिलिकॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं जो आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पीरियोडिक में पढ़ने के लिए इतना काफी है। अगला टॉपिक जो है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस रखेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी। तो आइए इसको यहीं पर सीखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप 13 के मेंबर को ले लीजिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 13 के बाद ग्रुप 14 ले लीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड। और ग्रुप 15 ले लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बोरॉन का, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का होगा नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का होगा आर्गन 4s2 3d10 4p1, इंडियम का होगा क्रिप्टन 5s2
4F14, 5S2, 4F14, 5D10, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना, फिफ्थ का हो जाएगा हाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड का 5S2 और 5S2, 5P1, ठीक है ना, 4D10 है ना, और 5P1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और सिक्स पीरियड का क्या हो जाएगा, जेनॉन 6S2, 4F14, 5D10 और 6P1 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए थैलियम का। ऐसे ही ना यहां पे भी इनके भी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से और इसी तर्ज पे हो जाएंगे, जैसे है ना हीलियम है ना 2S2, 2P2, इसका हो जाएगा हीलियम 2S2, 2P3, इसका हो जाएगा नियॉन 3S2, 3P2, इसका हो जाएगा है ना नियॉन 3S2, 3P3, इसका हो जाएगा आर्गन 4S2, 3D10, 4P2, क्रिप्टन 5S2, 4D10, 5P1, और इसका हो जाएगा जेनॉन 6S2, 6S2, 4F14, 5D10, 5P2, 6P2, ठीक है। ऑन द सेम लाइंस इसका हो जाएगा आर्गन 4S2, 3D10, 4P3, क्रिप्टन 5S2, 4D10, 5P3 एंड बिस्मथ का हो जाएगा जेनॉन 6S2, 4F14 है ना 5D10, 6P3। अब मैं कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो ये सीक्वेंस रखता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या सीक्वेंस हो जाएगा, SPDF। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, चाहे वो ग्रुप 13 हो, ठीक है, ग्रुप 13 हो, चाहे ग्रुप 14 हो या ग्रुप 15 हो, है ना, इन मेंबर्स में देखा गया कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। यहां पर 3D भी होगा, पीछे क्रिप्टन के कॉन्फ़िगरेशन में 3D भी है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं यहां पे 3D भी है और 4D भी है, और यहां पर इसके पीछे 3D भी है, 4D भी है और सबसे इंपॉर्टेंट 4F भी है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रखने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। यहां पे एक है, यहां पे 2 लोग हैं और यहां पे 3 लोग हैं। तो होता क्या है, अब बोरॉन जो है, यहां पर बोरॉन 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और 3 भी लूज कर सकता है, लेकिन 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि तीनों लूज करने के बाद इसका डुएट पूरा हो जाएगा। ऑन द सेम लाइन एल्यूमिनियम 1 भी होता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 होता है कि 3 लूज करने के बाद नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। गैलियम के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते हैं इंडियम पे, तो 3D के और 4D के, देखिए 5S लिखा पहले जाता है क्योंकि एनर्जी वाइज लिखते हैं हम, लेकिन होता 4D के बाद है। तो 5S2 के पहले 2 ऐसे ऑर्बिटल्स है जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, और इनके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस जो है इस 5S2 इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, टाइटली होल्ड कर लेता है। इसलिए ऐसे लोग जो खासतौर से यहां है, 5th पीरियड के बाद जो होते हैं, नीचे होते हैं, इनका ये जो NS2 इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड हो जाता है ना, बहुत ज्यादा तेजी से न्यूक्लियस द्वारा पकड़ लिया जाता है, ठीक है। इट इज टाइटली हेल्ड, ये जो है इट इज टाइटली हेल्ड, क्योंकि 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं 3D और 4D जो 5S के पहले आते होंगे जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो इनको टाइटली न्यूक्लियस के द्वारा पकड़ लेने की वजह से सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर पाते हैं, ठीक है। और चूंकि ये सिर्फ अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं, इसलिए देखा गया है कि इंडियम में
एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, ये आसानी से लूज नहीं किया जाता। तो इंडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होता है +1 से। ऐसे ही थैलियम का भी आप देखेंगे कि थैलियम का +1 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इस 6s2 के पहले बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। मैं दिखाना चाहता हूं 6s2 बहुत बाद में होगा, ठीक है, ये 5th ऑर्बिटल के बाद आता है। लिखते पहले इसलिए है क्योंकि हम एनर्जी वाइज लिखते हैं या भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अगर न्यूक्लियस से आप बाहर की तरफ जाएंगे तो 6s2 बाद में आएगा और बाकी ये जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने वाले 4 ऑर्बिटल्स हैं ये पहले आएंगे। कौन कौन से? 3d, 4d, 4f और 5d, ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसके वजह से ये जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है इट इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस और सिर्फ एक p इलेक्ट्रॉन ही आसानी से लूज कर पाता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थैलियम का भी +3 स्टेट कम स्टेबल होता है +1 से। तो मैं क्या सीख रहा हूं? मैं सीख रहा हूं कि ऊपर के जो मेंबर्स हैं जिनमें ऐसे ऑर्बिटल्स कम है जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल होने लगते हैं। इसीलिए यहां पे भी ऐसा ही ट्रेंड होता है और यहां पे भी ऐसा ही ट्रेंड होता है। यहां क्या ट्रेंड हो जाएगा? यहां पे भी कार्बन +2 और +4 हो सकता है, पर +4 ज्यादा स्टेबल है ना। सिलिकॉन +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +4 ज्यादा स्टेबल है। जर्मीनियम +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, ज्यादा स्टेबल +4 है ना। लेकिन यहां पर जैसे आप नीचे आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है हायर स्टेट के ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहां पर एक एक्सेप्शन है जो याद रखने की जरूरत है, यहां पर +2 स्टेबल ना होकर यहां पर भी टिन का +4 स्टेट ही स्टेबल होता है। तो जरा सा यहां एक एक्सेप्शन है, वो याद रखिए। टिन में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, मैं आगे आपको पी ब्लॉक में इसके रीजंस बताऊंगा। बाकी आप देख सकते हैं बाकी सब चीजें वैसी की वैसी ही हैं कि ऊपर की तरफ इसके ऊपर, ठीक है, 4th, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड के लोगों का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, जबकि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। क्योंकि स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से ये 5s2 और 6s2 इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम कंबाइंड रूप से ns2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड आर नॉट easily lost in the chemical reaction. And since they do not participate in the this pair of electron don't participate in the chemical reaction, that's why this pair is called inert pair. Inert का मतलब हिंदी में होता है अक्रिय। ये पेयर कोई रिएक्शन नहीं करता, अक्रिय या बिना काम के पड़ा रहता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। ऑन द सेम लाइंस, इसी तर्ज पर यहां पे भी ऐसा ही हो जाएगा, क्या है ना। ग्रुप 15 में भी नाइट्रोजन 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, +3 और +5। फॉस्फोरस भी +3 और +5, आर्सेनिक भी +3 और +5 में एग्जिस्ट करता है, कर सकता है। एंटीमनी भी +3 और +5 में एग्जिस्ट करता है ना। बिस्मथ भी +3 और +5 में एग्जिस्ट करता है। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले 4th पीरियड के ऊपर के लोग जो है उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, जबकि नीचे वालों का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो क्या सीखा? What is inert pair effect? Inert pair effect क्या होता है? जैसे जैसे हम ग्रुप 13th में, ग्रुप 14th में और ग्रुप 15th में जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे आते जाते हैं, 5th और 6th पीरियड आते आते इतने ज्यादा ऐसे ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिससे वैलेंस शेल के जो ns2 इलेक्ट्रॉन है दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और इतनी टाइटली इनको पकड़ लिया जाता है कि जनरली दे आर नॉट लॉस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट्स व्हाई दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो इफेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से टॉप टू बॉटम आते समय लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं कि
कम स्टेबल था, कम स्टेबल था, कम स्टेबल था, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आते वक्त उनकी स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आते वक्त घटती जाती है। ठीक है, यानी पहले ये जो +5 है, +5 है, +5 है, तो ये पहले ज्यादा स्टेबल हुआ करते, पर नीचे आने पर इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं देख सकता हूं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट टॉपिक था। आशा है कि आपने इस चैप्टर में इस पूरे वीडियो लेक्चर्स, 9 वीडियो लेक्चर्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन 9 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपने जरूर इस चैप्टर को अच्छे से सीखा होगा, है ना। तब मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और नए टॉपिक पे बातचीत करते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।